इंट्राक्रैनियल हेमोरेजेस की हमने बात की थी। इसमें हम एपिड्यूरल हेमोरेज की बात कर चुके हैं और एपिड्यूरल हेमोरेज में जो ब्लीडिंग थी, जो हेमोरेज था वो ड्यूरा के ऊपर था, जबकि सब ड्यूरल हेमोरेज में जो हेमोरेज है, जो ब्लीडिंग है, ये ड्यूरा के नीचे है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी एपिड्यूरल में, इसमें इन्वॉल्वमेंट थी आर्टरी की। कौन सी आर्टरी थी? वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी। लेकिन सब ड्यूरल जो हेमोरेज है इसमें आर्टरी नहीं बल्कि कॉमनली जो इन्वॉल्व है वो ब्रीजिंग वेन्स इसमें इन्वॉल्व है। इस सब ड्यूरल हेमोरेज जो है ये अगर हमारे पास स्कल बोन है तो स्कल बोन के साथ ये हमारे पास ड्यूरा मैटर है और ये हमारे पास एरिकोनॉइड मैटर है। तो यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग है बिटवीन द ड्यूरा एंड एरिकोनॉइड मैटर, यहाँ पे अगर जो ब्लीडिंग होगी तो इसको सब ड्यूरल हेमोरेज कहते हैं। इसमें जो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हमने कहा कि ये वेनस ब्लड है और वेनस ब्लड का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए ये दो टाइप का हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है और अक्यूट भी हो सकता है। यानी पेशेंट जो है वो अक्यूटली प्रेजेंट कर सकता है और बाद औक़ात 1 से 2 हफ्ते बाद पेशेंट प्रेजेंट करता है। जो सब एरिकोनॉइड हेमोरेज है ये किन लोगों में होता है? ये एक तो एल्डरली पीपल, जो ओल्ड एज पीपल लोग हैं उनमें होगा। दूसरा ये कि छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में होगा, अल्कोहलिक पेशेंट्स में लोगों में होगा। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है वो पहले से एंटीप्लेटलेट या एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स अगर ले रहा है तो उनमें मुमकिन है। ओल्ड एज में क्यों होता है? क्योंकि वक्त के साथ साथ आफ्टर 60 और 65 ईयर जो है वो डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो एट्रोफी हो जाएगी ब्रेन की। ब्रेन फिर काम है कि श्रिंक हो जाएगा, साइज में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और अगर ब्रेन साइज में छोटा हो जाए और स्कल की जो बोन है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहे, तो ब्रेन का साइज अगर हम छोटा करें, स्कल बोन अपनी जगह फिक्स रहे, तो ये जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा और जो ब्रीजिंग वेन्स हैं वो ड्यूरा से निकलते हुए सब एरिकोनॉइड मैटर में जाती हैं और ब्रेन से वेन्स जो है ब्रेन से ब्लड लेके ड्यूरा वेनस साइनस में लेके जाती है। तो यानी मतलब ये है कि जो ब्रीजिंग वेन्स हैं वो ड्यूरा से निकलते हुए सब एरिकोनॉइड मैटर में जाती हैं और उसके बाद वो वहां पे अपना ब्रांचेस बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने कहा कि ब्रीजिंग वेन्स हैं और ब्रेन की एट्रोफी है, तो ये जो वेन्स है ये इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, टेंशन में ये ट्रैक्शन फील कर रही है, इनके ऊपर एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो चुकी है ड्यू टू एट्रोफी ऑफ ब्रेन। और स्कल अगर अपनी पोजीशन पे है तो ये स्ट्रेस पोजीशन में, स्ट्रेच है ये वेन्स, कॉन्सियस ब्रीजिंग वेन्स। अब अगर ये हिस्ट्री ऑफ फॉल हो, अगर जब बहुत ज्यादा फोर्सफुल फॉल की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ हिस्ट्री ऑफ फॉल भी है तब भी होगा क्या कि ये जो ब्रीजिंग वेन्स है ये रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और ब्लड जो है वो सब ड्यूरल स्पेस में जमा हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब भी अगर ब्रेन पेरेन्काइमा के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो साइन और सिम्टम्स मिलने लगते हैं। तो ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी। फिर हमने बात की थी कि ये एक तो ओल्ड एज में हो रहा है, दूसरा ये कि इन्फेंट्स में और छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि शेकन बेबी सिंड्रोम का नाम सुना होगा। तो शेकन बेबी सिंड्रोम होता ये है कि अगर छोटे बेबीज को शेक किया जाए जोर से, तो उसमें बेबीज में, छोटे बच्चों में होता ये है कि जो उनका जो स्कल है, स्कल का जो साइज है एज कंपेयर टू देयर बॉडी वो बड़ा है, वो ज्यादा है।
और उनमें जो नेक के उनके मसल्स हैं, ये मसल उनके वीक होते हैं, तो जब उनको शेक किया जाता है तो उनके जो नेक की फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग ब्रेन इंजरी उनको होती है, तो उनका जो है वो डायरेक्टली ब्रेन पेरेन्काइमा इंजर्ड हो सकता है, या फिर ब्रीदिंग वेन्स जो ये रप्चर हो सकती हैं, और छोटे बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं सबड्यूरल हेमोरेज के साथ। इसके बाद हमने बात की थी कि अल्कोहलिक पेशेंट में भी कॉमन है। अल्कोहलिक पेशेंट में दो रीजंस हैं, क्योंकि एक तो नॉर्मली अल्कोहलिक जो पेशेंट्स हैं उनमें डीजनरेशन ऑफ ब्रेन जो है, डीजनरेशन ऑफ नर्व्स जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि अल्कोहलिक पेशेंट क्योंकि उनमें फॉल की जो हिस्ट्री है वो ज्यादा होती है, तो रिपीटेड फॉल की वजह से उनमें ब्रीथिंग वेन जो है ये रप्चर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर कोई ड्रग्स, एंटीकोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स अगर कोई लेते हैं, तो होता ये कि दिन भर तकरीबन 100 ऑफ माइक्रोवास्कुलर हेमोरेजेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो क्लॉटिंग सिस्टम है वो उनको दोबारा क्लॉट होता है, और इस तरह हमें पता भी नहीं चलता जो हमारे दिन भर में जितने भी माइक्रोवास्कुलर हेमोरेजेस होते हैं वो दोबारा बाय इट्स ओन हील हो जाते हैं और हमें इसकी कोई खबर नहीं होती। लेकिन अगर कोई मरीज जो है वो पहले से मेडिसिन के ऊपर है, एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट ड्रग के ऊपर, तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि सब ड्यूरल हेमोरेज हो जाए। इसके अलावा डायरेक्ट इंजरी टू द ब्रेन और स्कल अगर होता है किसी वजह से, तो उसमें भी पॉसिबल है। और जब भी अगर हेमोरेज होता है, हेमाटोमा डेवलप होता है और प्रेशर पड़ता है ब्रेन पेरेन्काइमा के ऊपर, तो जब भी अगर ब्रेन पेरेन्काइमा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो उससे रिलेटेड जो साइन और सिम्टम्स हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग है, कंफ्यूजन हो सकता है, स्टिफनेस ऑफ नेक हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, और इसके अलावा डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो अक्यूट हेमोरेज है वो ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है एज कंपेयर टू क्रॉनिक सबड्यूरल हेमोरेज। और डायग्नोसिस क्या है कि हमने बात की थी जिस तरह एपिड्यूरल हेमोरेज था, इसमें भी सबड्यूरल हेमोरेज में भी जो मोडेलिटी ऑफ चॉइस है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन इसमें कराएंगे, और उसके बाद मैनेजमेंट। बाद औकात कुछ पेशेंट्स जो है वो उन्हें सिर्फ क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है, और सिर्फ आफ्टर क्लोज ऑब्जर्वेशन जो उनकी जो ब्लड है, जो हेमाटोमा है, वो बाय इट्स ओन डिसॉल्व हो जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से जो पेशेंट ऐसे हैं जिनमें सर्जिकल, न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, उसमें क्या करते हैं कि बर ऑल करते हैं, इसमें ड्रिलिंग करते हैं, एक या एक से ज्यादा ड्रिल करते हैं, सेक्शन और इवैक्यूएशन करते हैं, और क्रेनियोटमी जो है थोड़ा सा ज्यादा है, एक्सटेंसिव सर्जिकल न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है, और इसमें भी यानी हमारा जो असल मकसद है वो इस सर्जिकल प्रोसीजर में वो क्या है कि जो प्रेशर, जो हेमाटोमा है उसको कम करना, उसको निकालना है, और दूसरा ये इसके रिजल्ट में जो प्रेशर ब्रेन पेरेन्काइमा के ऊपर पड़ रहा है उसको कम करना है। इसके अलावा क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में, जो कॉम्प्लिकेशन एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर इस ब्लड को निकालते हैं, सक करते हैं, इवैक्यूएशन करते हैं, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स लीक करती हैं दोबारा, तो इसमें ब्लीडिंग का चांस रहता है, और यहाँ पे ब्लड दोबारा जमा हो सकता है। इसीलिए बाद औकात इसमें ड्रेन डालते हैं ताकि जो ब्लड यहाँ पे जमा होता है उसको निकाला जाए।